नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ मर्डर का ऑर्डर दे रहा है? क्या मुल्ला मुनीर ने अपनी डेथ स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया है? और क्या मुनीर हर उस चेहरे को ठिकाने लगा रहा है जो उसका विरोध करता है और मुनीर को दहशतगर्द कहता है? बस कुछ घंटे पहले मुनीर रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। यहां मुनीर ने अपनी डेथ स्क्वाड को सीधा ऑर्डर दिया कि किसी भी पाकिस्तानी को एंटी स्टेट गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी के गलत इरादों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो इरादा राजनीतिक हो या फिर कुछ और। मुनीर का एक कहना था कि उसकी डेथ स्क्वाड ने मुल्ला मुनीर के विरोधियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इमरान खान की सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ। नकाब पहने शख्स ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में घर के अंदर घुसकर मिर्जा शहजाद अकबर पर हमला किया। इस हमले में मिर्जा अकबर के चेहरे पर चोटें आई, नाक टूट गई, जबड़े में फ्रैक्चर हो गया और ये सब कुछ मुनीर के ऑर्डर पर ही हुआ। सवाल है कि मुनीर अपने दुश्मनों को क्यों मरवा रहा है, उनके ऊपर हमले क्यों करवा रहा है? क्या मुनीर को खुद अपनी जान का डर है? क्योंकि कल तक तो पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सिर्फ फतवा जारी हुआ था, अब पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया है। तो क्या मुनीर 2025 में मरेगा? देखिए ये रिपोर्ट। सोता भी है बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर, ये 100% कंफर्म्ड है। ये सोते हुए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है। सोता भी है बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर, ये 100% कंफर्म्ड है। ये सोते हुए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है। सोते जागते उठते बैठते क्या इन दिनों सच में मुनीर हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रहता है? क्या मुनीर रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में भी गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर आता है? अपने सिरहाने एक ऑटोमेटिक राइफल रखता है, अपने सिरहाने रखता है जो लोडेड होती है। अपने सिरहाने एक ऑटोमेटिक राइफल रखता है, अपने सिरहाने रखता है जो लोडेड होती है। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर सोते वक्त अपने सिरहाने में लोडेड ऑटोमेटिक राइफल क्यों रखता है? मुनीर इतना क्यों डरता है? इसके बेडरूम के बाहर जो सिपाही संतरी लेते हैं, एक सिपाही बेडरूम के बाहर दरवाजे के बाहर सोता है और 7 सिपाही, एक उनका गार्ड कमांडर, 6 सिपाही इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। इतना ये खौफजदा आदमी है। मुनीर अपने बेडरूम के बाहर 7 सिपाहियों को सोते वक्त क्यों तैनात करके रखता है? क्या मुनीर को अपने ऊपर हमला होने का खतरा है? ये आपने मेरी बात सुन ली। ये वेस्ट पहनता है जिसको क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ, वो वेस्ट पहनता है। उसके साथ साथ ये अपने साथ सरहाने पर ऑटोमेटिक राइफल इसकी होती है और उसके अंदर पूरी फुली लोडेड होती है। इसके बेडरूम के बाहर, इसके दरवाजे के बाहर एक चारपाई होती है जिसपे एक सिपाही सोता है। बाय द वे, सिपाही है, अफसर है, मुझे नहीं पता। और 7 आदमी, एक कमांडर, नायक होगा, नायब सूबेदार होगा, एसएसजी के कहते हैं, और 6 सिपाही इसके कमरे के बाहर कॉरिडोर के अंदर पहरा देते हैं। घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम के बाहर कॉरिडोर। इतना खौफ है इस आदमी को मरने का। जिस आदमी को इतना खौफ हो मरने का कि वो बस अब यही कसर रह गई है कि अपने बिस्तरे में भी अपनी बीवी के साथ अपने किसी सिपाही को सुला ले, सिक्योरिटी वाले को, कि यार कल मेरी बीवी ना मुझे मार दे, या बीवी को निकाल दे अपने बेडरूम से और सिपाहियों के साथ सोए इर्द गिर्द। ये इतना पैरानोया। मुल्ला मुनीर पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। यह खुलासा एक पाकिस्तानी नहीं किया है, सबूत आपके सामने है। ये मुनीर की सऊदी अरब वाली लेटेस्ट तस्वीर है। इस तस्वीर में आप मुनीर के गले के पास उभार देख सकते हैं। वेस्ट की पूरी आउटलाइन साफ साफ दिख रही है। छाती का हिस्सा बहुत टाइट यानी कसा हुआ लग रहा है। वर्दी के नीचे मोटी स्ट्रैप्स दिखाई दे रही हैं। सामने की तरफ साफ दिखता हुआ उभार नजर आ रहा है। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि मुनीर ने वर्दी के अंदर बुलेट प्रूफ केसरिया से मन जोगी हुआ रे,
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वेस्ट यानी कवच या बॉडी आर्मर पहन रखा है। इतना खौफ इस आदमी को आया, आसिम मुनीर को इतना खौफ 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 आया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को किस बात का डर सता रहा है? क्या आसिम मुनीर किसी भी वक्त मरने वाला है? यह पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वो रावलपिंडी में कॉर्प्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस में डरा डरा सहमा सहमा बैठा था। मुनीर ने यहां लंबी चौड़ी स्पीच दी और एक ऑर्डर जारी किया। और मुनीर का ऑर्डर यह था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसे रास्ते से हटा दो, खत्म कर दो। रावलपिंडी से मुनीर ने कहा कि किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण हित, चाहे वो राजनीतिक हो या अन्य, किसी को पाकिस्तान की सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी मुनीर का इशारा पाकिस्तान में बैठे अपने दुश्मनों की ओर था। अब से थोड़ी देर कबल रावलपिंडी जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अब गौर जरूर करते जाएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों में से इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है। क्या लोगों के अंदर कोई ऐसे ग्रोह हैं, या क्या मुल्क की सलामती को किन लोगों से खतरा है इस वक्त पे, कौन है जो कि पाकिस्तान की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से जेलस होके सड़ के उसको रोकना चाह रहा है और साजिशें कर रहा है। बात इस वक्त हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है। मुल्ला मुनीर को यह ऑर्डर इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि अब उसे खुद अपनी जान का डर सताने लगा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुनीर अपने ही मुल्क में एक तरफ इमरान की आर्मी, दूसरी तरफ कट्टर मौलानाओं की टोली, तीसरी तरफ टीटीपी, चौथी तरफ बीएलए और पांचवी तरफ अननोन गनमैन से घिरा हुआ है। मुनीर पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, कभी भी हमला हो सकता है। इसीलिए मुनीर इन दिनों जहां जहां जा रहा है वहां वहां बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर जा रहा है। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। मुनीर रावलपिंडी में क्रिसमस के मौके पर एक चर्च में गया, वहां मुनीर ने केक भी काटा। लेकिन अगर आप गौर से मुनीर के कपड़ों को देखेंगे तो उसमें साफ पता चल रहा है कि मुनीर ने अपने कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। इसी का जिक्र पाकिस्तानी पत्रकार हैदर मेहंदी ने किया है। उन्होंने तो यह तक कह दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब मुनीर जिंदा नहीं बचेगा, मारा जाएगा। बहुत डरा रहता है मुहीद, एक दिन वो आना है और वो तो आना ही आना है। और शायद नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत पहले आएगा। जो हम समझ रहे थे बड़े दूर, अभी बड़ा टाइम है जी, मेरा नहीं। वो ये है कि आसिम मुनीर, इसके साथ जितने इसके जर्नैल, इसके साथ जितने फौजी अफसर जवान, पुलिस के हो गए, अदलिया के एहलकार हो गए, हुकूमती एहलकार हो गए, जज हो गए, इसके साथ मीडिया के एहलकार हो गए, इंटेलिजेंस के एहलकार हो गए, ये रेंजर्स, जितने भी ये लोग हैं, इनके एहलकार, जिन्होंने डायरेक्टली आसिम मुनीर की मदद की है इसकी फस्तायत में और इसकी दहशत गर्दी में और पाकिस्तान के ऊपर कब्जे में, और पाकिस्तान के अंदर जो माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई हैं, उनको उठवाया गया, ये जो है सजा इनको मिलेगी। इसलिए कि सिस्टम नहीं रह सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये नहीं रह सकता। तो ये तो मुझे यकीन है जी कि ये सिस्टम नहीं रहेगा। आप जितना मर्जी पैसा इसमें डाल दें और ये धड़ाम से गिरेगा तो फिर होगा क्या? जब ये गिरेगा, अगर ये इंतशार में गिरेगा तो ये सारे मारे जाएंगे जितनों की मैंने नाम लिए। और ये खास तौर पे देखें, ये जो आसिम मुनीर समझता है ना कि मैं बच जाऊंगा, मेरी बीवी बच जाएगी, मेरी औलाद बच जाएगी, मेरी बेटियां बच जाएगी, मेरे मामू, मेरे भाई, उनकी औलाद ये बच जाएंगे, ये नहीं बचेंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी पकड़ होगी इंशाल्लाह ताला इसी दुनिया में। इसके साथ जितने इसके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, कोर कमांडर जो इस वक्त धनधनाते फिरते हैं, अभी इन्होंने 273rd अपनी कॉन्फ्रेंस की है, वो कोर कमांडर की, ये कैसे बच सकते हैं मुझे आप बताएं। ना फौजी बचेगा, ना उनके खानदान बचेंगे, ना ये सियासतदान बचेंगे, और ये मुल्क में बहुत सख्त कत्ल गारत होगी। मुनीर को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के भीतर ही उसने एक साथ कई सारे दुश्मन बना लिए हैं और ये सारे दुश्मन हाथ धोकर मुनीर के पीछे पड़े हैं।
और अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए मुनीर ने अपने डेथ स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया है। मुनीर का ये डेथ स्क्वाड हर उस चेहरे के पीछे खड़ा है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहकर मुल्ला मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। और उन्हीं में से एक चेहरे का नाम है मिर्जा शहजाद अकबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला आईएसआई के नकाबपोश हमलावरों ने उस समय किया जब वो कैम्ब्रिज शहर में अपने घर पर मौजूद थे और हमले की वजह इमरान के करीबी रहे। शहजाद अकबर की ये तस्वीर है जब उन्होंने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर हुए एक प्रदर्शन के दौरान मुल्ला मुनीर पर तीखा हमला बोला था। ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना फस्तायत के एजेंट, Yes. ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं और हमें डराने की कोशिश करते हैं। इन्हें पैगाम पहुंच जाना चाहिए Yes. कि इनकी किसी भी हरकत से कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं डरेगा। आसिफ मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। बेशक। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। बेशक। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। बेशक। अब मैं आपको खुशखबरी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देता हूं कि डर और खौफ किस में फैला है? Yes. डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। कल तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके अंदर खौफ और डर इतना है कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया है। इस वक्त अगर आसिफ मुनीर से पूछे ना उसके पास औलादीन का चिराग आ जाए कि रगड़ो तुम्हें क्या ख्वाहिशें चाहिए, उसकी पहली ख्वाहिश ये होनी है कि पीटीआई ऑफिशियल बंद करो। मिर्जा शहजाद अकबर की इस स्पीच से रावलपिंडी में बैठा मुनीर इतना बौखलाया कि उसने अपने डेथ स्क्वाड को अकबर को ठिकाने लगाने का ऑर्डर जारी कर दिया और आईएसआई के गुर्गों ने मिर्जा शहजाद अकबर को उनके घर में घुसकर मार कर लहूलुहान कर दिया। हमलावर ने अकबर के घर में घुसकर उनके चेहरे पर बार मुक्के मारे जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। पाकिस्तान से लेकर लंदन तक बवाल मच गया। शहजाद अकबर पर रात लंदन में हमला हुआ है। पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ रात थी, लेकिन लंदन में उस वक्त शाम का वक्त था। एक शख्स उनके घर पर आया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। शहजाद साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस शख्स ने, जिसकी उम्र बताई जा रही है 25 से 30 साल, उसने मुक्के 5 मारे उनके चेहरे पे और कुछ 20 के करीब मुक्के बरसाए उसने, जिससे उनका जबड़ा और उनकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। और एक जगह पे तो ये भी आ रहा है कि शायद उनकी रिब्स पे, उनकी पसलियों पर भी उसने मुक्के मारे और यहां भी शायद उनको फ्रैक्चर किया है। दूसरा हमला हुआ है शहजाद अकबर पर। अब इस हमले के पीछे कौन है, कौन हो सकता है, कैसे करवा सकता है, इसके लिए बड़ी वाज़ेह सी चीजें मौजूद हैं। इन्होंने हमारे प्यारे इज्जत माब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का नाम लेके उनके खिलाफ इतनी सख्त तकरीर है कि मैं जब सुन रहा था, या अभी मैंने कुछ देर पहले फिर उसको सुना, वो इतनी सख्त है कि मैं आपको नहीं सुना सकता। शहजाद अकबर पर कातलाना हमले के फौरी बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तरह का रद्द अमल आना शुरू हो गया। जी हाँ, फौरी तौर पर बराह रास्त पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज पर तनकीद होना शुरू हो गई और उसका सबब है DG ISPR की वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस
जिसमें उन्होंने इंतहा से ज्यादा सियासी गुफ्तगू की थी। और जैसे कि मैं शुरू से कहता हूं कि उन्हें इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। बॉस, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उन्होंने ये कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनमें उन्होंने कुछ लोगों के वीडियो क्लिप चलाए। और जब शहजाद अकबर की क्लिप आई तो उन्होंने ये फिक्रा कहा जो अभी आपने सुना। आगे चलें। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। इंतहा से ज्यादा सख्त बात है और जाहिर है कि इस बात को अब शहादत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज उन्हें सख्त नापसंद करती है। समझते हैं आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी जो वहां बैठे हैं? लंदन में बैठे हुए बंदे के बारे में बात हो रही है कि आपको लगता है आपको वहां प्रोटेक्शन मिलेगी? तो ऐसे नहीं हो। और अब हम देख रहे हैं कि शहजाद अकबर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली और उनको उनके घर में आके मारा जाता है। जर्नैल बोल्ड होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये ऐसे हुई हैं और ये इतने बोल्ड होते जा रहे हैं, तो फिर मैं उन लोगों से कहूंगा जो ये कहते हैं कि बाहर बैठ के बोलना आसान है, पाकिस्तान आओ ना। अब आपको समझ आ गई कि बाहर बैठ के बोलना कितना मुश्किल है। इनके शर से कोई भी महफूज नहीं। क्या अरशद शरीफ मुल्क से बाहर था तो महफूज था? शहजाद अकबर पे ये दूसरा हमला हुआ है। ऐसे कई लोगों को खतरात का सामना है। आज शहजाद अकबर को मारा है, कल मेरी बारी हो सकती है, फिर कभी शहजाद अकबर उसकी शहबाज गिल की बारी हो सकती है, डॉक्टर मोहित पीरजादा की बारी हो सकती है। मिर्जा शहजाद अकबर इकलौता नाम नहीं है जिसे मुनीर अपने रास्ते से हटाना चाहता है। मुनीर की हिट लिस्ट में फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा, पाकिस्तानी पत्रकार हैदर मेहंदी, शहबाज गिल, मोहित पीरजादा जैसे कई नाम शामिल हैं। ये सारे वो चेहरे हैं जो विदेश में रहकर मुनीर की दहशतगर्दी की पोल दुनिया भर में खोल रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है का नारा बुलंद कर रहे हैं, जिसने दिन रात सुबह शाम मुनीर को बेचैन कर रखा है। और इसका बदला वो इन सबको अपने रास्ते से हटाकर लेना चाहता है, जिसकी शुरुआत मिर्जा शहजाद अकबर से हो गई। वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही जाते हैं और ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी कहानी शुरू हुई है। एंज है तो फिर एंजी, मैं आपको बता रहा हूँ मामला यहाँ से बहुत आगे जाएगा। कोई आके मुझे गोली मार के या कोई आके मेरे पर तशद्दुद करके या कोई आके मेरे पर कातलाना हमला करके मुझे मार देगा, वो अल्लाह सुब्हान ताला की मर्जी है, वो इनकी मर्जी नहीं होगी। ये जरिया बनेंगे कि जी शहजाद अकबर के ऊपर हमला जो है, उन्होंने कहा जी ठीक है, मारना नहीं, कत्ल ना करना, जरा फेंटी लगाना, उसकी नाक मुंह तोड़ देना कि पैगाम चला जाए। तो ये आसिम का मेरी नजर में एक नेक्स्ट फेज का प्लान शुरू हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर। जियाउल हक की तरह इसने तमाम रास्ते पाकिस्तान में भी बंद कर दिए, पाकिस्तान के बाहर भी बंद कर दिए। और अगर ये समझता है कि इससे लोग चुप कर जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे जैसे और मेरे से बहुत ज्यादा दिलेर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बड़ा डरपोक आदमी हूं, मेरे से बहुत ज्यादा दिलेर, बहुत ज्यादा अक्लमंद, बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा असर रखने वाले, बहुत ज्यादा पैसे रखने वाले अभी लोग जिंदा हैं। ये कितने शहजाद अकबर को पिटवाएंगे, ये कितने इमरान खान को कैद करवाएंगे, ये कितने लोगों को कत्ल करवाएंगे, कितने अरशद शरीफों को मारेंगे। ये हारी हुई जंग खेल। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अभी तक लड़ रहे हैं, ये जंग हार चुके हैं। पाकिस्तान की जंग, आजादी की जंग, आसिम मुनीर फौज हार चुकी। मुनीर ने अपने हिट स्क्वाड को सिर्फ पाकिस्तान के बाहर एक्टिवेट नहीं किया है, पाकिस्तान के भीतर भी मुनीर अब खून खराबे पर उतर आया है। जब से कराची के लियारी में खड़े होकर मौलाना फजलुर रहमान और बाकी मौलवियों ने मुनीर के खिलाफ फतवा जारी किया है, मुनीर उन सबको ठिकाने लगाने वाले प्लान पर काम कर रहा है। और ये तय मानिए कि मुनीर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मौलाना रहमान इन दिनों हर रोज मुनीर के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर रहे हैं।
48 घंटे पहले तो पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं ने मुनीर के खिलाफ सिर्फ फतवा जारी किया था। अब मौलाना फजलुर रहमान और बाकी मौलवियों ने पाकिस्तान में हजारों की भीड़ के सामने अपने फील्ड मार्शल, अपनी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ही जिहाद के ऐलान की बात कह दी है। अमेरिका जिस चीज को खतरनाक समझे, हमारा हुक्मरान उसको खतरनाक समझता है। अगर अमेरिका शरीयत को खतरनाक समझता है तो फिर हमारा हुक्मरान भी उसको खतरनाक समझता है। तुमने पाकिस्तान के आइन का हल्फ उठाया है या तुमने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का हल्फ उठाया है? हमारे किसी जात से लड़ाई नहीं है। अगर हमें पिछले हुक्मरानों से इख्तलाफ था और उनके साथ जंग थी, तो आज के हुक्मरानों को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि नजरियात, अकायद, दीन इस्लाम और क़याम पाकिस्तान के मकासद पर हम हर हुक्मरान के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, मैदान में निकल सकते हैं और उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं। नारे तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान बनने के बाद भी अगर तुम्हारे तौर तरीके वही हैं, अंग्रेज और मगरिब की पैरवी का तुम्हारे अंदर वही जहर मौजूद है, तो फिर याद रखो कि इस तरह की हाकिमियत के खिलाफ जिहाद लड़ने के जरासीम हमारे अंदर भी जिंदा है। नारे तकबीर! लब्बैक 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 लब्बैक! भी अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के हर इशारे पर सलाम करते हैं, चाहे पाकिस्तान से आपको कितनी मोहब्बत क्यों न हो, लेकिन मोहब्बत का पैमाना यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करना है, वरना आपकी पाकिस्तान की वफादारी भी कबूल नहीं है। अगर आपने गलत किया तो हम गलत कहेंगे। खुदा की कसम, हम मदहसरा मौलवी नहीं है, सरेआम आपके खिलाफ बात करेंगे। नारे तकबीर! इस्लाम जा दुश्मन तोसा, ओ इस्लाम जा दुश्मन तोसा, मदरसे जा दुश्मन तोसा। ये कौम, पाकिस्तान के मुसलमान, ये बड़े मर्दाना वार सियासत करते हैं। तो ये सब मर्द हैं, मर्दों की तरह लड़ना है, न ख्वाजा सराओं की तरह लड़ना है, न मदद सराओं की तरह लड़ना है। हमारी हुकूमत डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे मसाइल हल करना चाहती है। शर्म नहीं आती इनको, अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। यह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मुनीर बनाम पाकिस्तान के कट्टर मौलाना और इमरान खान की आर्मी के बीच उठापटक की सिर्फ शुरुआत है। अभी पाकिस्तान से बहुत कुछ आना बाकी है। 2025 खत्म होने में अभी चंद दिन बचे हैं। नए साल से पहले ही कुछ तो बहुत भयानक होगा। मुनीर मरेगा और ये डर उसके चेहरे पर दिख रहा है। तभी मुल्ला मुनीर इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। मॉस्को पर हमले के बाद यूक्रेन में लगातार सायरन बज रहे हैं। पुतिन समंदर, आसमान और जमीन से बहुत बड़ा हमला करा सकते हैं। कीव और ओडेसा पर हमला हो चुका है। दर्जनों इमारतों से आग के शोले उठ रहे हैं। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी ने स्पेस वॉर को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध कई पड़ोसी देशों तक फैल सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप ही देखिए। पुतिन कब तक आग से खेलेंगे? क्या पूरा यूक्रेन जलाकर ही छोड़ेंगे? क्या 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध यूरोप को जलाएगा?
l'anno che abbiamo trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non vi preoccupate, il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposare adeguatamente durante queste ferie. क्या पुतिन युद्ध को अंतरिक्ष तक ले जाएंगे? क्या मॉस्को पर सुसाइड अटैक कराकर ज़ेलेंस्की ने बड़ी गलती कर दी है? क्या नए साल से पुतिन महातबाही मचाएंगे? मॉस्को में सुसाइड बॉम्बिंग से पुतिन बहुत गुस्से में हैं। इस हमले में पुतिन के 2 यंग सैन्य अफसरों की जान लेकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यूक्रेन को इसका खामियाजा बहुत बड़े रूसी हमले के तौर पर चुकाना पड़ सकता है। इस साल का आखिरी हफ्ता यूक्रेन में महातबाही ला सकता है। मॉस्को बम ब्लास्ट में 24 साल के पुलिस ऑफिसर क्लीमानो और 25 साल के मैक्सिम गोर्बुनो की मौत हुई है। जो तीसरा शख्स इस हमले में मारा गया है वो सुसाइड बॉम्बर हैं। रूस का आरोप है कि सुसाइड बॉम्बर यूक्रेन ने भेजे थे। 3 दिन पहले मॉस्को में कार ब्लास्ट में रूसी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फानी सरवरोव की हत्या कर दी गई थी। इसका बदला लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचा दी थी। मॉस्को में सुसाइड बॉम्बिंग के बाद पुतिन कितनी तबाही मचाएंगे, ये सोचकर यूक्रेन में लोग दहशत में हैं। रूस ने यूक्रेन पर 673 ड्रोन दागे, 10 से ज्यादा क्रूज मिसाइल मारी। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर ओडेसा तक भयंकर तबाही हुई। रूसी हमलों के बाद कीव में दर्जनों इमारतें आग का गोला बन गई। पोर्ट सिटी ओडेसा में भयंकर आग लग गई। पावर और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी इमारतों से आग के शोले उठने लगे। चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। पूर्वी यूक्रेन के नीपर नदी पर एक यूक्रेनी बोट पर रूसी ड्रोन ने भीषण हमला किया। इस बोट में यूक्रेन के सैनिक साजो सामान के साथ नदी पार कर अग्रिम मोर्चे पर जा रहे थे। रूसी नीपर बैटल ग्रुप ने उसे ट्रैक किया और जैसे ही नाव बीच नदी में गहरे पानी पर पहुंची उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के सिवर्क्स टाउन पर ज़ेलेंस्की के कई मिलिट्री अड्डों पर बहुत बड़े हमले कर उन्हें बर्बाद कर दिया। बीते 24 घंटे में खार्किव रीजन के रेलिप्का और निप्रोपेट्रोवस्क के एंद्रिविका में भीषण गोरिल्ला लड़ाई हुई। दोनों ही कस्बों पर रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया। इसे वापस लेने के लिए यूक्रेनी सेना भीषण पलटवार कर रही है। ज़ैपोरिज़िया में भी ज़ेलेंस्की को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़ारेचनोए में भारी लड़ाई के बाद रूसी सेना ने कंट्रोल का दावा किया है। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर बढ़त बनाई। रूसी ड्रोन आर्मी के नए सुपरकैम ड्रोन ग्राउंड बैटल में यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये दुश्मन के ठिकानों और उनके सैन्य वाहनों की बहुत क्लियर पिक्चर भेजते हैं, जिससे सुसाइड ड्रोन और ग्लाइड बम से रूस इन्हें निशाना बनाकर तबाह कर देता है। रूसी सुपरकैम ड्रोन में 60 MP का हाई रेजोल्यूशन कैमरा इंस्टॉल है। इसके अलावा रात के लिए थर्मल इमेजर, लेजर स्कैनर के साथ साथ गैस एनालाइजर भी लगा है। अगर यूक्रेनी सैनिक रात में हमले के लिए हाइडआउट से बाहर आते हैं तो भी रूसी ड्रोन उन्हें पहचान लेते हैं। रूसी सुपर ड्रोन 4.5 से 7 घंटे तक युद्ध क्षेत्र में उड़ान भर सकते हैं। ये 100 किलोमीटर से 240 किलोमीटर दूर टारगेट को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन के कुपियांस्क में रूसी सुपरकैम ड्रोन ने जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों के अड्डों की तस्वीरें भेजी, रूसी एयरफोर्स ने वहां ग्लाइडेड बम गिराकर भारी तबाही मचा दी।
ओस्कोल नदी के किनारों पर जितने भी यूक्रेनी सेना के अड्डे बच गए थे उन्हें चुन चुन कर तबाह कर दिया। ये डोनबास की टोरस सिटी है। रूसी हमलों के बाद ये घोस्ट सिटी बन गई है। ना कोई इमारत सुरक्षित बची है, ना ही कोई मोहल्ला। अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ रूसी सैनिक बीच बीच में आकर यहाँ देखते हैं कि कहीं यूक्रेन की कोई टुकड़ी दोबारा तो कब्जा करने नहीं आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में इस तरह ना जाने कितने घोस्ट सिटी बन गए हैं। रूस जब जब कैलिबर और इस्कंदर क्रूज मिसाइलें चलाता है, यूक्रेन में बहुत भीषण तबाही मचती है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के फेल हो जाने के बाद अब यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट को रूसी मिसाइलों से मुकाबले के लिए उतारा है। कीव पर हमले के दौरान ज़ेलेंस्की के F-16 फाइटर जेट ने पुतिन की मिसाइलों का पीछा किया और कई मिसाइलों को हवा में ही मारकर बड़ी तबाही से बचा लिया। यह टेटियाना है जो जान बचाने के लिए ज़पोरिज़िया छोड़कर यूक्रेन की राजधानी कीव आ गई है। यहाँ पर भी रूसी ड्रोन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो जब बालकनी में बैठी थी तभी रूसी मिसाइलों और ड्रोन का भयंकर शोर उन्हें सुनाई दिया। अचानक उनकी इमारत में धमाके होने लगे। बालकनी में बैठी उनकी बेटी दूर जाकर गिरी। मैं अपने अपार्टमेंट में बैठी थी, तभी मुझे ड्रोन की आवाज सुनाई दी और वो काफी करीब आ गया था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो क्या है। मुझे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। मुझे लगा कि वो हमारे अपार्टमेंट में घुस गया है। धमाके की लहर से मेरी बेटी गलियारे में जा गिरी। मैंने चारों ओर देखा। अब मैं क्या कहूँ, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। पीस प्लान पर फाइनल मोहर लगने से पहले ज़ेलेंस्की पलटवार कर ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन और एसेट बचाना चाहते हैं। वहीं पुतिन का इरादा जल्द से जल्द डोनबास के बचे हुए 10% पर कब्जा करने का है। ज़ेलेंस्की डोनबास की तरफ ज्यादा फोर्स ना भेज पाए, इसके लिए पुतिन ने ज़पोरिज़िया, ओडेसा, सुमी, नेप्रोपेट्रोवस्क, कीव में बहुत विध्वंसक हमले शुरू करा दिए हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में आर्मी आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियों में जाती है, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप की जाती है। मगर पुतिन ने 19वीं शताब्दी वाली रणनीति अपनाई है। पुतिन ने डोनबास के बचे हुए हिस्से को जीतने के लिए ऑपरेशन खान शुरू किया है। पुतिन का ऑपरेशन खान क्या है? क्या 19वीं शताब्दी की रणनीति काम करेगी? पूर्वी यूक्रेन के जिस हिस्से में अभी रूस का झंडा नहीं फहरा रहा, वहां पुतिन ने अपनी आर्मी को 19वीं शताब्दी की तरह घोड़ों पर भेजा है। इसे रूस ने ऑपरेशन खान नाम दिया है। दरअसल इस इलाके में मौसम ऐसा है जिससे घोड़ों पर चल रहे सैनिकों को देखना बहुत मुश्किल है। आम लोग भी सफर के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, मगर पुतिन की ये चाल ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी को पता चल गई। फिर घोड़ों पर सवार रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने समझौते से पहले फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से रूस के अंदर बहुत दूर तक हमले शुरू किए हैं। ज़ेलेंस्की को भरोसा है कि ये मिसाइलें गेम चेंजर हो सकती हैं और रूस को जल्द समझौता करने को मजबूर कर सकती हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उनकी एडवांस फ्लेमिंगो मिसाइलें अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से भी ज्यादा घातक और सटीक हमले करती हैं। यूरोप से $90 बिलियन रिलीज होते ही यूक्रेन ने बहुत तेजी से फ्लेमिंगो मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलें 3000 किलोमीटर दूर तक रूसी क्षेत्र में प्रहार कर सकती हैं। ये 1150 किलो का विस्फोटक लेकर जिस टारगेट पर हिट करती हैं, वहां भीषण बर्बादी होती है। मिसाइल युद्ध में ज़ेलेंस्की नाटो की भरपूर मदद के बावजूद पुतिन से टक्कर नहीं ले सकते। पुतिन यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से हमले करते हैं। समंदर से जब यूक्रेनी शहरों में प्रहार करना होता है, तब रूस कैलिबर क्रूज मिसाइल दागता है। रूसी सेना काला सागर से दागती है। रूस Tu-95 और Tu-160 फाइटर जेट का इस्तेमाल KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों से हमले के लिए करता है।
जहां ये मिसाइलें गिरती हैं वहां का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है। ये रूस का Tu-95 MS बॉम्बर है। पुतिन ने इसे नॉर्वे के समंदर और बैरेंट सागर में उड़ाकर नाटो देशों में दहशत फैला दी है। पुतिन का बॉम्बर कोई 1-2 घंटे नहीं, पूरे 7 घंटे समंदर में उड़ान भरता रहा। इसे रूस के शक्तिशाली सुखोई 33 विमानों ने एस्कॉर्ट किया। पुतिन के संकेत साफ हैं। अगर नाटो ने यूक्रेन की धरती तक आने की कोशिश की तो फिर महायुद्ध 26 यूरोपीय मुल्कों की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका संकेत मेलोनी ने भी दे दिया है। उन्होंने यूरोप के लोगों से नए साल में नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। सब जानते हैं कि मेलोनी का इशारा रूस की तरफ है। ये साल हम सबके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगला साल और बुरा हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, अभी खूब आराम कीजिए। नाटो से रूस की सीधी टक्कर की बातें पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने कही हैं। पुतिन कई बार इन बातों को बेवजह की ख्यालबाजी बताकर खारिज कर चुके हैं। मगर जिस तरह की तैयारी रूस कर रहा है उससे यूरोपीय देशों में अंदर ही अंदर डर का माहौल है। दावा किया जा रहा है कि नाटो पर हमले से पहले रूस स्पेस में लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अभी स्पेस वॉर में पश्चिमी देश और अमेरिका बहुत आगे हैं, जो यूक्रेन को रूसी ठिकानों की पल पल की जानकारी दे रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की रूस के गैस और ऑयल फील्ड्स पर सटीक हमले कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का दावा है कि रूस एक एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार कर रहा है जो स्पेस में दुश्मन के सैटेलाइट को टुकड़े टुकड़े कर देगा। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के टारगेट पर एलॉन मस्क का स्टारलिंक है। ऐसा लगता है कि वेस्टर्न खुफिया एजेंसियां पीस प्लान को डिरेल करने के लिए सनसनी फैला रही हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच जो केमिस्ट्री है वो यूरोपीय देशों को रास नहीं आ रही। यूरोपीय देश नहीं चाहते कि 1400 दिन से चल रहा युद्ध खत्म हो, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़े। ज़ेलेंस्की ने 20 सूत्रीय पीस प्लान जारी कर दिया है, जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद तैयार किया गया है। We are in the war in the United States, you know, they are the decision makers who can really stop Putin. पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच हमला नहीं करने के लिए दीर्घकालीन समझौता होगा। यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 के समान सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका, नाटो मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रूस यूरोप और यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, इसकी गारंटी देगा। यूक्रेन 8 लाख की सेना मेंटेन कर सकेगा। यूक्रेन निश्चित अवधि में नाटो का मेंबर बन जाएगा। पीस प्लान पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर रूस को आपत्ति है। पुतिन पूरा डोनबास लेने के बाद ही किसी समझौते पर विचार करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि एक जनमत संग्रह कराकर लोगों से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर डोनबास के बाकी हिस्से के लोग भी रूस के साथ रहना मंजूर करते हैं, तभी उसे रूस को हैंडओवर किया जाए। पीस प्लान में पुतिन को सहमत करने में बड़ी बाधा यूरोप का सबसे बड़ा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। फिलहाल इस प्लांट पर रूस का कब्जा है। ज़ेलेंस्की इसे अमेरिका के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में चलाना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका और रूस मिलकर इसे चलाएं। अगर पीस प्लान पर पुतिन तैयार हो जाते हैं तो यूक्रेन कभी परमाणु हथियार नहीं रखेगा, ना ही विकसित करेगा। यूक्रेन को $800 अरब का पैकेज मिलेगा, जिससे पुनर्निर्माण होगा, शहरों को दोबारा विकसित किया जाएगा, इंडस्ट्री को दोबारा डेवलप किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है, हाल ही में फ्लोरिडा में हुई लंबी शांति वार्ता के बाद अमेरिका और यूक्रेन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं।